नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी का ये परिणाम है, उनकी करतूतों का परिणाम है कि आज अमेरिका भी भारत के इन कृत्यों पर चिंता कर रहा है और कह रहा है कि उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं, उनकी निष्पक्ष सुनवाई क्यों नहीं। कितनी शर्म की बात है कि भारत के एक विचाराधीन कैदी को, कैदी भी क्या कहूँगा, जब सुनवाई नहीं हो रही है, मुकदमा शुरू नहीं हो रहा है, जेल में ही बंद है। वो अपराधी हैं, वो कैदी हैं, क्या हैं, कोई नहीं बताने वाला। राम रहीम जैसा हत्यारा बलात्कारी जब चाहता है बाहर घूमने आ जाता है और उमर खालिद पे सुनवाई नहीं होती है। अब 7 सांसदों ने, अमेरिका के सांसदों ने पत्र लिखा है और कहा है कि उमर खालिद का मुकदमा निष्पक्ष तरीके से चलना चाहिए। यानी पूरी दुनिया में उमर खालिद का नाम आ गया है सामने। बीजेपी तिलमिलाई हुई है, कह रही है राहुल गांधी से उनमें से एक सांसद ने मुलाकात कर ली थी। इतना बड़ा गुनाह हो गया। हम भी उमर खालिद की बात कर रहे हैं, तो क्या हम भी राष्ट्र विरोधी हो गए? कर लीजिए राष्ट्रवादी कार्रवाई, आप तो करते ही रहते हैं। चलते हैं अभय द्विवेदी के पास और सारे राजनीति के विषय को समझने की कोशिश करते हैं। आप 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय द्विवेदी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी आपका। पूरे देश के लिए ये चिंता का विषय है कि उमर खालिद की जमानत, उमर खालिद के मुकदमे की सुनवाई जल्दी हो, रोज हो, निष्पक्ष हो। इसके लिए अब अमेरिका भी चिंता कर रहा है। 7 सांसदों ने अमेरिका में भारत के राजदूत उनको खत लिखा है और उमर खालिद के मुद्दे को लेके उठाया है। न्यूयॉर्क में अभी शपथ ली है 1 जनवरी को मंदानी ने, और उन्होंने भी उमर खालिद की बात की है। यानी अमेरिका में उमर खालिद का मुद्दा बहुत तेजी से गर्म हो गया। हम लोगों ने कई बार इस विषय पे बात भी करी। लगभग 5 सालों से उमर खालिद बंद है जेल में, मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हो पा रही है। और मेरे लिए बड़ा हैरानी भरा है कि राम रहीम जैसा बलात्कारी, हत्यारा, जिसको बलात्कार में सजा हुई है, हत्या के आरोप में सजा हुई है, वो आदमी जब चाहता है तब जेल से निकल आता है, पैरोल पे निकल आता है, पिकनिक मनाने निकल आता है, जन्मदिन मनाने आता है। कुलदीप सेंगर का तो हाई कोर्ट ने रद्द ही कर दी थी सजा। अगर हंगामा नहीं होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट इससे पुनर्विचार भी नहीं करता और बाद में हाई कोर्ट पे स्टे नहीं करता। लेकिन अगर राम रहीम जैसे हत्यारे, बलात्कारी आराम से निकल के आ सकते हैं, तो उमर खालिद के मामले पर आपको याद होगा एक जज थी मैडम, वो सुनवाई ही नहीं होने देती थी। जब भी मामला आया तो वो अगली डेट, अगली डेट, अगली डेट। 5 साल से एक आदमी बंद है, इंतजार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है जेल अपवाद है और जमानत अधिकार है। लेकिन उमर खालिद के मामले में होता उल्टा है। और अब अमेरिका में भी अगर उमर खालिद की गूंज हो रही है, 7 सांसदों की चिट्ठी लिखना, अमेरिका के 7 सांसदों की चिट्ठी लिखना। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना लगा रही है। बीजेपी कह रही है उनमें से एक सांसद वो है, जब 2024 में राहुल गांधी गए थे तो उनसे मिला था। राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो भारत के विरोध में खिचड़ी पकाते हैं। यानी अगर कोई सांसद मिल लिया राहुल गांधी से और उसने उमर खालिद की बात कर दी, क्या उमर खालिद की बात करना गुनाह है? मैं और आप उमर खालिद की जमानत की वकालत कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि जमानत में सुनवाई तो हो? 5 साल से एक आदमी बंद है, ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है। तो क्या हम लोग भी आतंकवादी हैं? हम लोग भी भारत विरोधी हैं जो उमर खालिद की बात कर रहे हैं? उमर खालिद क्या भारतीय नहीं है? एक मुसलमान होने की सजा कब भुगतेगा उमर खालिद? आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, अगर दंगे भड़काने के आरोप में किसी व्यक्ति को यूएपीए में बंद किया जाता है, तो बात समझ में आती है। अगर कोई व्यक्ति इतना संगीन उसने अपराध किया है कि उसको यूएपीए में बंद किया जाए, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर यूएपीए में बंद करने के बावजूद अगर किसी व्यक्ति को अदालती प्रक्रियाओं द्वारा इंसाफ मिलने में ऐसी बाधा डाली जाती है, जो कि अस्वाभाविक बाधा लग रही है देखने में, जज लोग अब जमानत पे सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है और एक व्यक्ति निरंतर अनंत काल से जेल में लगातार बंद है, तो फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति, भले ही सरकार उस पर यूएपीए की धाराएं लगाती रहे, लेकिन मुख्य तौर पर उसकी स्थिति हमारे आप जैसे लोगों की निगाह में राजनीतिक कैदी ऐसी हो जाती है, राजनीतिक बंदी ऐसी हो जाती है। और विदेशों में भी लोग इसी निगाह से उसको देखते हैं। देखिए, उमर खालिद के ऊपर के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, उसमें साफ बात है कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक और विचारधारात्मक दिलचस्पी है उमर खालिद को लगातार जेल में डाले रहने की। भारतीय जनता पार्टी उसको एक मिसाल बनाना चाहती है। वरना उमर खालिद की रिहाई के पक्ष में भारत में बहुत से लोग हैं। भारत के मानवाधिकार संगठन उमर खालिद की रिहाई का समर्थन करेंगे और दुनिया के तमाम मानवाधिकार संगठन भी उमर खालिद की रिहाई का समर्थन करेंगे। और उसकी रिहाई का समर्थन करना किसी भी कीमत पर कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं है। अगर अमेरिका के 7 सांसद, और उन्होंने भले भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी ने एक से मुलाकात की, मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने बाकायदा 7 से मुलाकात की हो। अगर राहुल गांधी खुद भी उमर खालिद की रिहाई की कभी मांग करें
उमर खालिद को इंसाफ दिलाने का दावा करें तो भी वो देश विरोधी नहीं होते हैं। ये भाजपा का जो कहना होता है, ये भाजपा के जो अपने कट्टरपंथी हैं, उन्हीं को खुश करने वाली बात है। आम जनता को इसके अंदर कोई रुचि नहीं है। मैं समझता हूं कि उमर खालिद काफी दिनों से जेल में है। उनके बारे में अखबारों में भी प्रकाशित होता रहता है और टीवी पे भी उनके बारे में कभी-कभी चर्चा होती है। मेरा मानना है कि उनको जेल से रिहा करने के बारे में न केवल अदालतों को सोचना चाहिए, बल्कि सत्ताधारी दल को भी सोचना चाहिए। ये सब बहुत हो गया। ऐसा जब आप करते हैं, तो एक व्यक्ति को मार्टरडम, शहादत की आभा प्राप्त हो जाती है। इस तरह करके भाजपा कोई अपना फ़ायदा नहीं कर रही है। भाजपा को ये गलतफ़हमी है कि वो अपना इसमें फ़ायदा कर रही है। भाजपा को ही इससे अंततः नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक बात है। कपिल सिब्बल जी से मैं मिला था। कपिल सिब्बल जी उमर खालिद की जमानत की पैरवी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने मुझे बताया था कि जो उनका जूनियर वकील था उसने मुझे बताया कि लगातार कोर्ट से कहा जा रहा है कि वो सीडी दे दीजिए। रिकॉर्डिंग है सड़कों पे दिल्ली की, जिसमें उमर खालिद दंगे भड़का रहा हो, उमर खालिद कह रहा हो, लेकिन उस दंगे की ऑन द स्पॉट सीडी नहीं मिल रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम सामने आए थे दंगा भड़काने में। कपिल मिश्रा का नाम भी सामने आया था, वो मंत्री बने हुए। वो उमर मंत्री खालिद बने। के लिए जिक्र ही नहीं है। वो सीडी कोर्ट में हर बार तारीख कर दे रही है। उमर खालिद के मामले में कि कोर्ट भी थोड़ी सी देखिए, मुझे तो लगता है कि मैं किसी जज का या किसी अदालत का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उमर खालिद को जिस तरीके से जेल में रखा जा रहा है, वो भारत में न्यायपालिका का एक स्कैंडल है। वो न्यायपालिका का एक स्कैंडल है। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि ये करके भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक 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 व्यक्ति के अधिकारों के हनन और इस व्यक्ति को जेल में बनाए रखने का बंदोबस्त करने की जिम्मेदार मानी जाएगी और ये इससे बचेंगे नहीं। इसका इन्हें राजनीतिक नुकसान जरूर होगा। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आजम खान। आप राजनीतिक प्रतिशोध का जीता जागता उदाहरण आजम खान। मुकदमे कौन से हैं कि आजम खान ने हमारी बकरी चुरा ली, मुर्गी चुरा ली। अब बताइए, आजम खान जैसा कद्दावर नेता जिसका समाजवादी पार्टी में बनाने में योगदान हो, पढ़ा लिखा एक नेता जो दलितों मजदूरों की बात अलीगढ़ विश्वविद्यालय से उठाता रहा है। मतलब आजम खान की योग्यता का कोई सार ही नहीं है। जब हाउस में बोलते थे सब सुनते थे उनको। ऐसे आदमी पे मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, वो भी मैंडेट है कि आजम खान पे जितनी कार्रवाई करेंगे इस तरह की हिंदू वोट बैंक मजबूत होगा, ऐसा भाजपा सोचती है। क्या वास्तव में आप किसी भी मैं मुसलमान नहीं के मानता हूं कि मैं हमेशा बल्कि आपके मंच पर भी कई बार कह चुका हूं और भी जहां बोलने लिखने का मौका मिलता है मैं वहां भी ये बात कहता हूं। मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये मानती है कि इस प्रकार की गतिविधियां करके उसको हिंदुओं के वोट ज्यादा मिल रहे हैं, तो उमर खालिद को इतने दिनों से बंद कर रखा है, आजम खान को जेल में बंद कर रखा है। आजम खान तो राजनीतिक कैरियर ही खत्म कर दिया उन्होंने। 2024 में भाजपा के वोट कम क्यों हो गए? भाई, भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव हारती है वहां क्यों नहीं जीत जाती इन वजहों से? 2024 में भारतीय जनता पार्टी की 68 सीटें कम क्यों हो गई? अगर भारतीय जनता पार्टी ने तिकड़म न की होती 78 सीटों की, तो इस वक्त विपक्ष में बैठी होती। तो ये इस तरह से वोट नहीं बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट बढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है मुख्य तौर पर विपक्ष द्वारा एकता करने में नाकामी के कारण। अगर विपक्ष, देखिए आपको ध्यान होगा कि जब लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बन गया था, इंडिया गठबंधन के बनते ही भाजपा में भगदड़ मच गई थी। इन लोगों की समझ में नहीं आया था कि हम इसका कैसे मुकाबला करें। तो मुख्य तौर पर जिस दिन भारत का विपक्ष एक हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। इस ये बिल्कुल इंडिया गठबंधन ही बना था, आधा पूरा बना था इंडिया गठबंधन, पूरी तरह बना भी नहीं था। विपक्ष की एकता पूरी तरह बनी भी नहीं थी, सब जगह एकता नहीं थी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई। वो 303 से जो है वो 240 पे आ गई। तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से मुसलमानों पर जुल्म सितम करके वोट नहीं प्राप्त करती। अच्छा, आपको लगता क्या है कि अगर ये विपक्ष की मजबूती नहीं हो पा रही है तो इसके लिए दोषी कौन है? क्षेत्रीय दल दोषी है, कांग्रेस दोषी है, कौन दोषी है? विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा? कारण देखिए, क्या है? भारतीय राजनीति की जो स्थिति है वो थोड़ी सी मुश्किल तलब है। भारतीय राजनीति की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ एक गठजोड़ कर लिया था, उसके बाद वो सत्ता प्राप्त हो गई और सत्ता प्राप्त होने के बाद वो सत्ता के दम पे उस गठजोड़ को बनाए रखती है, क्योंकि सत्ता का बंटवारा करती है, सबको सत्ता में हिस्सेदारी देती है। तो वो लोग भारतीय जनता सत्ता के लालच में भाजपा के साथ जुड़े होते हैं।
तो कांग्रेस के खिलाफ वो उस वक्त गठजोड़ करना आसान था। आज कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठजोड़ करना मुश्किल है कांग्रेस के लिए। जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनके अपने स्वार्थ हैं, वो जब तक विधानसभा चुनाव की राजनीति रहती है वो कोई गठजोड़ करने के लिए तैयार नहीं होती, और कांग्रेस को लगता है कि विधानसभाओं में उसकी हक तलफी होती है, उसे बहुत ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है उसमें। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की राजनीति खत्म होगी और देश लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे भाजपा विरोधी गठजोड़ की शक्ल राष्ट्रीय पैमाने पर उभरने लगेगी, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि इंडिया गठबंधन अब है नहीं कहीं को। इंडिया गठबंधन केवल संसद में कुछ जो तालमेल होता है सदन के पटल पर, केवल उसी रूप में इंडिया गठबंधन रह गया है। संसद के बाहर इंडिया गठबंधन नहीं है। अगर विपक्ष की एकता करनी है तो कांग्रेस को नए सिरे से कोई नई युक्ति निकालनी होगी, कोई नया नुक्ता ढूंढना होगा, कोई नया मुद्दा ढूंढना होगा, उसके इर्द गिर्द फिर से एक विपक्ष की एकता बनेगी। आप फिर से उसका नाम इंडिया गठबंधन रख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई और नाम रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त इंडिया गठबंधन दरअसल जमीन पर नहीं है और उसकी गतिविधियां बिल्कुल शून्य है और गैर भाजपा विपक्ष के बीच में कोई तालमेल नहीं। अबे जी, क्या लगता है कि अगर आपको कि इंडिया गठबंधन का कौन संयोजक होता जो ये बेहतर तरीके से चल रहा होता? आपके हिसाब से कौन संयोजक बेहतर तरीके से? अगर मेरे हिसाब से चला जाता तो मैं तो मानता हूं उसी वक्त जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, उसी वक्त अगर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया जाता, आज नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होते। तो नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार फिर बिहार में भाजपा में नहीं लौटते, वो महागठबंधन में ही बने रहते नीतीश कुमार, और ये जो एनडीए है वो बिहार में ही कम से कम 30-35 36 सीटें हार जाता। अगर लालू यादव के साथ नीतीश कुमार उस वक्त होते और कांग्रेस वगैरह सब एकजुट होते इंडिया गठबंधन के रूप में, तो उसी वक्त नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो जाते, और इसका एक संचित असर दूसरे राज्यों में भी पड़ता इसका। तो वो तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, और उस गलती में कई लोगों की हिस्सेदारी है। उसमें राहुल गांधी की भी भूमिका है उस गलती में, उसमें ममता बनर्जी की भी भूमिका है उस गलती में, उसमें अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका है उस गलती में, कई नेताओं की उसमें भूमिका है। जब नीतीश कुमार ने ये देखा कि भाई हमें तो ये बना नहीं रहे हैं और हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम बिहार की कुर्सी तेजस्वी यादव को दे दें और हमको यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं, हम क्या राजनीति करेंगे, तो सोचे उन्होंने तुरंत उठ के वो चले गए उस मीटिंग से। उसके बाद दोबारा वो कभी इंडिया गठबंधन की गतिविधियों में शामिल नहीं हुए और वो चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए हुए दोबारा एनडीए के साथ चले गए नीतीश कुमार। उसके बाद से उसका भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इतना फायदा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की गठजोड़ सरकार बन गई। इतनी नाराजगी थी 2024 में भाजपा के खिलाफ, अगर नीतीश कुमार इधर रहते और जिस तरह उत्तर प्रदेश में भाजपा हारी है उस तरीके से बिहार में भी हार जाती, तो आप समझ सकते हैं क्या होता। इसके लिए हम लोगों को नए मैथमेटिक्स करने की जरूरत तो है नहीं। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि बंगाल में कांग्रेस को और ममता बनर्जी को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या अलग अलग लड़ना चाहिए, क्या बेहतर होगा? देखिए, बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है वो इतनी ज्यादा मजबूत और सक्षम है, उसको किसी पार्टी के साथ गठजोड़ करने की आवश्यकता नहीं, और इस बात को उसने बार बार साबित किया है। कांग्रेस भी इस बात को समझती है, तो वो कोई मतलब नहीं है। वो लोकसभा में भी तृणमूल जो है अकेले लड़के भाजपा को हरा सकती है, हरा चुकी है। विधानसभा में भी अकेले लड़के भाजपा को हरा चुकी है, हरा सकती है। तो वो उसमें कोई कांग्रेस के साथ गठजोड़ हो, सीपीएम के साथ गठजोड़ हो, ये मुझे कोई उसकी संभावना नजर नहीं आती। कांग्रेस के साथ तृणमूल का गठजोड़ तभी होगा जब तृणमूल जो कांग्रेस को दे वो कांग्रेस लेके मान ले, 1 सीट दे, 2 सीट दे, 5 सीट दे, उसको भाई हाँ ठीक है इसी पे लड़के खत्म करेंगे बात। तो वो कांग्रेस मानेगी नहीं, कांग्रेस की शान में उससे गुस्ताखी होगी, उससे फिर गड़बड़ हो जाता है मामला। तो मुझे नहीं लगता कि बंगाल में कोई गठजोड़ की संभावना है। अलग अलग हिस्सों से देश की अलग अलग कुछ खतरनाक, कुछ खौफनाक, कुछ दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं। बीएसएफ का बहादुर सिपाही है, सेना के लिए सिक्योरिटी के लिए अपनी देश पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए बॉर्डर पे खड़ा होता है, और देहरादून में उसके बेटे को मॉब लिंचिंग हो जाती है, मार दिया जाता है। आज मैं उस पिता का वीडियो देख रहा था, मेरी आंखें नम हो गई। क्या उसके दिल में आया होगा कि मैं देश के लिए बॉर्डर पे खड़ा हूँ, अपनी जान दे रहा हूँ, और देश में ये गुंडे, ये नफरत का मवाद अपने सिर में भरे हुए मेरे बेटे को मार दे रहे हैं। कब बंद होगा ये अवैध देश में?
देखिए, आप इस बता रहे हैं, आज एक और दूसरा इसी बिल्कुल ऐसा तो नहीं, लेकिन इसी से मिलता-जुलता एक वीडियो टीवी पे अभी दिखा जा रहा था थोड़ी देर पहले। एक पहाड़ी सैरगाह में, एक रिज़ॉर्ट में मतलब जो है, एक व्यक्ति को कुछ 2 नौजवान ज़मीन पे पटक लेते हैं। चूँकि वो दाढ़ी रखे हुए था और तो उसको कहा तुम बांग्लादेशी हो। वो बार-बार कह रहा है कि हम बांग्लादेशी नहीं हैं और उसका फ़ोन लेके बार-बार उसके मुँह में और उसके सिर में वो लोग मार रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। उसके मुँह से खून निकल रहा है, मार रहे हैं। पुलिस बाद में हस्तक्षेप करती है। फिर उन 2 उस व्यक्ति को पता लगाती है, वो तो बिहार में सुपौल का रहने वाला है, वो बांग्लादेशी नहीं है। और फिर उन 2 लड़कों की शिनाख्त भी कर ली गई है, उनकी पकड़-धकड़ हो रही है। तो एक घुसपैठिया बांग्लादेशी, मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक बहुत ही विकट और भयानक किस्म का एक दौर शुरू कर दिया है। ये जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जगह-जगह घुसपैठिया करते हुए घूम रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इसके आधार पर उनकी राजनीतिक गोटी लाल हो जाएगी, इससे देश का माहौल बहुत खराब हो रहा है। कोई किसी को भी घुसपैठिया कहकर कहने लगता है, बांग्लादेशी कहने लगता है और वो लोग उसको मारने लगते हैं और इस तरह का उन्माद है बिल्कुल एक तरह से। हिंसा का उन्माद इन लोगों ने सारे देश में पैदा कर दिया है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये काम करके वो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, वो घुसपैठिया पकड़ रहे हैं। अब घुसपैठिया पकड़ने का काम किसका है? घुसपैठिया पकड़ने का काम आम जनता को तो नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति घुसपैठिया लगता है, उसे पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। पुलिस उसको पकड़ के जांच करेगी कानूनी तरीके से। ये क्या है कि सड़क पे पकड़ो, उसे मारने लगो, पेड़ से बांधो, उसको मारो, जिंदा जला दो। एक गांव के बाहर गांव वालों को कुछ पर्चे पड़े हुए मिले। उस पर्चे में लिखा था जय श्री राम, ऊपर लिखा था, इधर जय शिव लिखा हुआ था और बीच में शिवाजी महाराज की तस्वीर छपी हुई थी और नीचे लिख दिया गया था मुसलमानों से कि आज रात में गांव छोड़ के चले जाओ वरना जिंदा जला दिए जाओगे। फिर लिखा हुआ था कट्टर सनातनी विक्रम। तो उस गांव की औरतें वो पोस्टर दिखा रही हैं, पुलिस वहां पे जांच कर रही है। उस पोस्टर से उस गांव में बदअमनी फैल गई है, दहशत फैल गई है उस गांव से। तो इस प्रकार का पूरे देश में अजीब तरह का हिंसक माहौल इन लोगों ने पैदा कर दिया है और उस हिंसक माहौल के कारण पूरे देश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। लोगों में परस्पर विश्वास खत्म हो गया है। पूरे देश का इन्होंने बंटवारा कर दिया है और देश के ऊपर नई साल में खतरा मंडरा रहा है। आप जानते हैं चीन ने घोषित कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश उसके कोर इंटरेस्ट में से एक है। चीन के मुताबिक कोर इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जिसको चीन कोर इंटरेस्ट कह देता है कि अब उस बारे में कोई भी समझौता नहीं करेगा और वहां पे वो सैनिक कार्रवाई को भी जायज मानेगा। यानी उस जगह के ऊपर सीपीसी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। बिना उस नियंत्रण को पूरा कायम किए हुए चीन चुप नहीं बैठेगा। चीन कहता है अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत है, साउथ तिब्बत है और वो उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। वो तो कहता है भारत ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है और उसकी चीन पूरी तैयारी कर रहा है। ये अमेरिकी पेंटागन ने, अमेरिकी युद्ध मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है। इसका मतलब है कि साल में किसी भी वक्त चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए हमला कर सकता है। भारत ने अपनी सेनाएं लद्दाख में लगा रखी हैं, जब से डोकलाम और वो हुआ है गलवान हुआ है, लद्दाख में लगा रखी हैं चीन को रोकने के लिए। वहां से सेनाएं वो हटा नहीं पाई है भारत सरकार। उधर अमेरिका के एक थिंक टैंक ने कहा है कि भाई इस साल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। जो फील्ड मार्शल मुनीर है वो 2 बार अमेरिका हो आए हैं, वहां 2 बार ट्रंप से मिलकर बातचीत करके आए हैं। वो पूरी तरीके से चीन और अमेरिका की मदद से भारत के खिलाफ पूरी एक शातिराना योजना बनाने में वो बंदा लगा हुआ है। जब इतना बड़ा खतरा भारत के ऊपर है, उस वक्त पूरे भारतीय समाज को घुसपैठिए के नाम पर बांटने का जो काम किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनकी सरकार के लिए और इस देश के भविष्य के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है। ठीक बात है। और बीजेपी के तरफ बाहर से आपके ऊपर संकट हो तो आपको कम से कम अपनी एकता तो कायम रखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। मैं देख रहा था गाजियाबाद की घटना के वहां पे इसी तरह एक रेस्टोरेंट में हमला हुआ, लड़की को अंडर गारमेंट्स में बाहर खींच लिया गया और जब पुलिस ने इतने दबाव हुआ अंतर्राष्ट्रीय, कई दुनिया के कई देशों में वो वीडियो वायरल होने लगा, एफआईआर हुई तो बजरंग दल के लोगों ने थाना घेर लिया, थाने पे हंगामा करने लगे, पूरे थाने ही घेर लिया। क्या क्या हो गया है भाई देखिए, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, एक हिंदू रक्षक दल जो तलवारें बांट रहा है, तलवार भी तो बांटी जा रही हैं। हाँ, गाजियाबाद तलवारें बांटी जा रही हैं। गाजियाबाद तलवारें ही बांटी। विश्व एक वहां पर राम सेना है कर्नाटक में, वो है एक करणी सेना है। ये तमाम एक
योगी आदित्यनाथ ने एक हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, उसके भी पोस्टर छोटे मोटे लगे, आप जगह जगह देख सकते हैं। तो ये सब जो हो रहा है, इससे बहुत बुरी स्थिति बन गई है जमीन पर। भाजपा सोचती है कि इन कार्रवाइयों से हमको हमारे वोट बढ़ रहे हैं, हिंदू लोग जो है वो एंटी मुस्लिम हो रहे हैं, हमारे वोट बढ़ जाएंगे इससे। ये गलतफहमी है इनकी, इससे इनका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा अभी जी, पहले हम लोग बात करते थे कि भाई पब्लिक पे कोई असर नहीं पड़ता, पब्लिक सड़क पे नहीं आती, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ पब्लिक में गुस्सा बढ़ने लगा है। अरावली के पहाड़ों को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में पब्लिक सड़क पे आई। उसी के दबाव का नतीजा था कि सुप्रीम कोर्ट को शायद अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अंकिता भंडारी को जिस बेरहमी से मार दिया गया क्योंकि उसका जिस्म कुछ नेताओं के लिए सामने परोसा जाने वाली बात थी, उत्तराखंड के बवाल हो गया है। उत्तराखंड के लोग सड़कों पे, भाजपा के नेताओं ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं कि अंकिता भंडारी के मामले पर चुप, हम बोलेंगे नहीं। मुख्यमंत्री को लगता है हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का नतीजा ये होता है कि उसको लगता है कि 1000 करोड़ रुपए हमने मीडिया को दे दिया, मीडिया मुंह बंद कर लेगी। उत्तराखंड जैसा छोटा राज उबल रहा है। पिछले नॉर्थ में मामला गर्म है, नॉर्थ में इस तरह की जो मॉब लिंचिंग हुई है, पूरा नॉर्थ भड़का हुआ है। एक विद्वान बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जब गाय की बात चली कि ये जो नॉर्थ में खाई जाती है वो जर्सी गाय होती है, उसको खा सकते हैं, इधर वाली गाय हमारी माँ होती है, उधर वाली गाय माता नहीं होती है। ये सब तमाशे हो रहे हैं, इन सब तमाशों का अंत क्या है? कैसे होगा कि वहां की गाय यम्मी यम्मी, यहाँ की गाय मम्मी मम्मी, कैसे कैसे चलेगा? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं सारी बातें सही हैं। भारतीय जनता पार्टी 2-3 स्तरों पे काम करती है। एक स्तर ये है कि एक स्तर है, इस पे नरेंद्र मोदी काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जगह-जगह अपना उदार चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं, हैं? वो नरेंद्र मोदी का ज़हर जो है वो निकलता है चुनाव के वक़्त। नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान जब बोलते हैं तो विश्व वमन करते हैं, है कि नहीं? बाकी वो अब चर्चों में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुस्लिम देशों के नेताओं से मिल रहे हैं, उनसे इनाम ले रहे हैं, उनकी दी हुई टोपी पहन रहे हैं। ये इस तरीके से पूरा इनका काम चलता है। ज़मीनी स्तर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और दूसरे इस तरह के छुट्टे सांड की तरह घूमते हुए जो तथाकथित हिंदू संगठन है, ये लोग समाज में सांप्रदायिकता, आक्रामकता, हिंसा का समावेश करते हुए घूम रहे हैं। मैं फिर बार-बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, भले ही इनको अभी इस वक्त लाभकारी लगे, लेकिन अंततः ये इनके लिए नुकसानदेह साबित होगी। और इनके खिलाफ असंतोष, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनके खिलाफ असंतोष खदबदा रहा है, उबल रहा है अंदर। इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है असंतोष। अब आज शाहरुख खान को पूरे समय कुछ छुटवइये नेता गाली देते रहे। संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार कहा, राम भद्राचार्य ने शाहरुख खान को चरित्रहीन और गद्दार कहा। उसके बाद वो गुर्जर जो हैं यहाँ पे लोनी के विधायक, उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार और उनको कहा जिहादी जानवर। आप भाषा देखिए, शाहरुख खान को जिहादी जानवर कहा। एक ऐसी महिला है जो किसी विश्व हिंदू परिषद की शायद जिला अध्यक्ष है, उसने ऐलान किया कि शाहरुख खान की जीभ काट के लाओ, मैं उसे 1 लाख रुपए इनाम दूंगी। मतलब इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं, बिना ये सोचे समझे हुए कि क्या किया जा रहा है। भाई शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी टीम के लिए खरीद लिया, मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया अपनी टीम के लिए, जो फास्ट बॉलर है। वो आईपीएल में लंबे अरसे से खेलता है और उसकी बोली वहां पर आईपीएल में किसने लगने दी? जय शाह ने लगने दी। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, उन्होंने लगने दी उनकी बोली। अभी फरवरी के अंदर 2020 का वर्ल्ड कप होगा भारत में, तब बांग्लादेश की टीम खेलेगी कलकत्ता में मैच, और भारत के साथ 4 मैच खेलेगी बांग्लादेश की टीम। आप सोचिए, क्या फिर भारत की टीम बांग्लादेश जाएगी, वो खेलेगी वहां पे 2020 खेलेगी, टेस्ट मैच खेलेगी। बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरह प्रतिबंधित नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ भी कोलंबो में भारत की टीम खेलेगी। और यहाँ पर ये जिसको नफरत, हमारे एक मित्र नफरती चिंटू बोलते हैं इन लोगों को, अच्छा शब्द है नफरती चिंटू। ये नफरती चिंटू, बहुत घटिया किस्म के लोग, ये सब लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। जिस महिला ने कहा है शाहरुख खान की जीभ काट के लाओ, क्या उस महिला को जेल में नहीं डालना चाहिए? ठीक है, देश की शान है शाहरुख खान। पूरी दुनिया में उसका डंका बजता है। दुबई में मैंने देखा शाहरुख खान का जलवा, और कितना शांत इंसान है वो, और कितना। वियना में, मैं यूरोप में घूमते हुए लोग शाहरुख खान के प्रशंसक मुझे मिले थे। हाँ, वो भारतीय नहीं थे, वही लोग थे, विदेशी थे, जर्मन थे। हमारे देश में ये उसके बेटे को गलत आरोप में फंसा दिया जाता है शाहरुख खान की बात की। मतलब ये सब लोग
और शाहरुख खान को सरकार पद्मश्री दे चुकी है, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, एक नहीं दो बार, आप सोचिए। हाँ, ठीक अभी बात है। जवान के लिए उनको उनकी टीम जवान के लिए उनको पुरस्कार मिला था अभी, उससे पहले भी राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं, पद्मश्री विजेता, पद्मश्री प्राप्त हैं वो, कायदे से तब ये पद्मश्री शाहरुख खान है वो, उसके ऊपर इस तरह की बात ये लोग करते हैं। बिल्कुल ठीक बात और है, बहुत अमिताभ बच्चन शर्मनाक, को आप जानते ही हैं, कितने महान आत्मा है ये। बहुत शर्मनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया बातचीत की। ये था अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।